Hello everyone, this is Shailesh. Today we are going to talk about socialism and communism. Socialism को हिंदी में कहते हैं समाजवाद and communalism को हिंदी में कहा जाता है साम्यवाद. Guys, दोनों टॉपिक्स सिंपल हैं लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों सेम ही चीज़ें या सेम फिलॉसफी कन्वे करने की कोशिश करते हैं. सो आई विल ट्राई टू पुट एन एंड टू द कन्फ्यूजन टुडे. वी विल डिस्कस द हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स एज वेल एज द एप्लीकेशंस पार्ट ऑफ सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म. आज की डेट में देखा जाए तो सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को दो फेमस पर्सनालिटीज़ के साथ रिलेट किया जाता है. एक थे हमारे कार्ल मार्क्स, आई एम श्योर नाम सुना होगा, और दूसरे थे उनके कॉलीग फ्रेडरिक एंगल्स. इन दोनों ने मिलकर एक बुक पब्लिश की थी 1848 में जिसका नाम था द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो. गाइज, ये बुक का नाम आप याद रखेंगे बिकॉज स्टेट सर्विसेज में कभी कभी डायरेक्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन मेंस एग्जामिनेशन में आंसर लिखने के दौरान आपको ये फैक्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी. तो इस बुक में सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को दोनों ने डिफ़ाइन करने की कोशिश की है. बट द प्रॉब्लम इज़ कि इन्होंने सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म को अलग अलग यूज़ नहीं किया है. सेम कॉन्टेक्स्ट में कभी सोशलिज्म यूज़ किया है और उसी सेम कॉन्टेक्स्ट में कभी कम्युनिज्म यूज़ किया है. सो इनिशियली even Karl Marx and Friedrich Engels, they did not differentiate too much between socialism and communism. That is why the confusion still persists. इस confusion की clarity कहाँ से शुरू होगी? Confusion की clarity शुरू होगी 1875 के बाद से. Because 1875 में कार्ल मार्क्स ने एक और बुक लिखी थी जिसका नाम था, ये भी आप याद रख सकते हैं, क्रिटिक ऑफ द गॉथा प्रोग्राम. इस बुक में कार्ल मार्क्स ने एक बेसिक आइडिया प्रोपाउंड करने की कोशिश की है कि कम्युनिज्म में दो स्टेजेस होंगी, एक लोअर स्टेज और दूसरी होगी अपर स्टेज. अपर स्टेज को आप फाइनल स्टेज या फिर आप उसे फिनिश्ड स्टेज भी कह सकते हैं. लोअर स्टेज जो है वो एक ट्रांजिशन स्टेज है. लोअर स्टेज में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेंट रहेंगे. मार्क्सिस्ट फिलॉसफी एक चीज़ पर फोकस करती है कि सोसाइटी जो है वो क्लासलेस होनी चाहिए, उसमें डिस्टिंक्शन नहीं होना चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए, गरीब नहीं होने चाहिए, द डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड द पुअर शुड नॉट एग्जिस्ट. दिस इज़ वॉट Marxism is all about और Marxist philosophy is all about. लेकिन मार्क्स ने खुद कहा है कि जो लोअर स्टेज है उस लोअर स्टेज में इन डिफरेंसेस को दूर नहीं किया जा सकता है. डिवीजन ऑफ लेबर रहेगा, खास करके मैनुअल लेबर एंड इंटेलेक्चुअल लेबर. एक इंजीनियर जितने पैसे कमाता है और एक रिक्शा चलाने वाला जितने पैसे कमाता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा. बट ये फ़र्क लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म में रहेगा. यहाँ पर एक चीज़ और आपको समझनी है कि दो चीज़ों के बेसिस पर इक्वालिटी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाती है मार्क्सिज्म के अंडर. पहला है नीड और दूसरा है एबिलिटी. एबिलिटी का मतलब है कि एक व्यक्ति कितना कमाने के लायक है, वो उसके एजुकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, उसके इंटेलेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा उसकी ज़रूरत क्या है. तो पहला जो ट्रांजिशन है, जो लोअर स्टेज है, वो लोअर स्टेज किसके ऊपर बेस्ड है? वो एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है. एंड बिकॉज एबिलिटी के ऊपर बेस्ड है तो पीपल आर डिफरेंटली एबल्ड. सो जब वो डिफरेंटली एबल्ड रहेंगे तो यहाँ पर सोसाइटी में इक्वालिटी इज़ नॉट पॉसिबल. सो दिस इज़ अ ट्रांजिशन स्टेज. व्लादिमिर लेनिन ने, आई एम श्योर यू नो अबाउट व्लादिमिर लेनिन. लेनिन बोल्शेविक रेवोल्यूशन का लीडर था. 1917 में रशिया में जो
ज़ार का ऑटोक्रेटिक रूल था उसको ओवरथ्रो कर दिया गया था, एंड वहाँ पर कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन हुआ जिसके लीडर थे व्लादिमीर लेनिन। उन्होंने वहाँ पर जिस तरीके की सरकार बनाई या जो सेटअप क्रिएट किया, उस सेटअप को आप लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म कह सकते हैं। और लोअर स्टेज ऑफ कम्युनिज्म को लेनिन ने पॉपुलराइज किया था एज सोशलिज्म। सो अकॉर्डिंग टू मार्क्स, कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन जो आज की डेट में हम डिफरेंस ऑब्जर्व करते हैं सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म में, उसका एक्चुअल ओरिजिन या उसका जो एक्चुअल सोर्स है वो है आपके व्लादिमीर लेनिन साहब, एंड दैट टू आफ्टर बोल्शेविक रेवोल्यूशन ऑफ 1917। अगर आपको नहीं पता है बोल्शेविक रेवोल्यूशन क्या है तो आप एक बार गूगल पे सर्च कर सकते हैं, या फिर आई वुड रेकमेंड कि आप एक बार जो बेसिक एनसीईआरटीज़ हैं वो आप फिनिश करें। एक और चीज़ यहाँ पर वर्थ मेंशनिंग है कि सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म दोनों ही लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के पार्ट्स हैं। लेफ्टिस्ट एंड राइटिस्ट आइडियोलॉजी क्या है, अगर आपको नहीं पता है तो आप एक बार घर से पढ़ सकते हैं, अदरवाइज आई विल मेक अ सेपरेट लेक्चर ऑन लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट एंड सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी लेटर ऑन। ओके, सी सोशलिज्म के बारे में अगर देखा जाए तो सोशलिज्म पर कार्ल मार्क्स का कोई कॉपीराइट नहीं है। यहाँ तक कि कार्ल मार्क्स से पहले भी लोगों ने सोशलिज्म को डिफ़ाइन करने की कोशिश की थी, सोशलिज्म के लिए काफ़ी काम किया था। और अगर सरल भाषा में देखा जाए तो सोशलिज्म का मतलब क्या है? सोशलिज्म का बिल्कुल सरल भाषा में मतलब है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, पैसा कमाने का ज़रिया या जो भी आउटपुट किसी इकोनॉमी में है, उसके जो मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, अगर वो सोसाइटी ओन करती है, सो व्हेन अ सोसाइटी ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, it is called socialism. Communism, when a community owns means of production, it becomes communism. Now the question is, what is the difference between society and community? आज की डेट में सोसाइटी और कम्युनिटी में डिफरेंस है मैग्नीट्यूड का। कम्युनिटी एक स्मॉलर इंट्रैक्शन, एक स्मॉलर रेंज को रिप्रेजेंट करती है, जबकि जो सोसाइटी है वो लार्जर इंट्रैक्शन, एक लार्जर रेंज को रिप्रेजेंट करती है। ओके, लेकिन मार्क्स के लिए कम्युनिटी और सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। कार्ल मार्क्स से पहले कुछ एक फेमस बिजनेस पर्सनालिटीज़ थे, फिलोसोफर्स थे, थिंकर्स थे, यू कैन से वर्सेटाइल पर्सनालिटी लाइक रॉबर्ट ओवेन। ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे, ठीक है, ब्रिटिश सिटीज़न थे, टेक्सटाइल ओनर थे, काफ़ी बड़े लेवल के बिजनेसमैन थे। एक और बंदे का नाम फेमस है जिनका नाम था चार्ल्स फोरियर। ओके, एक और व्यक्ति थे जिनका नाम था हेनरी डी सेंट साइमन। ओके, आप इनको हेनरी साइमन भी बुला सकते हैं। इन सब लोगों ने कार्ल मार्क्स से काफ़ी पहले सोशलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रोपाउंड किया था, लेकिन जब मार्क्स ने अपनी बुक लिखी, ये द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इट वाज बेसिकली, आई वुड से, अ रूथलेस क्रिटिसिज्म ऑफ एवरीथिंग। उससे पहले जो भी सोशलिज्म के आइडियाज़ थे, उन सब आइडियाज़ को मार्क्स ने यूटोपियन आइडिया बना दिया, और यहाँ से कॉन्सेप्ट राइज हुआ यूटोपियन सोशलिज्म का। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ यूटोपियन सोशलिज्म या इससे रिलेटेड कौन कौन लोग हैं, तो आप इन तीनों में से किसी का भी नाम लिख सकते हैं, रॉबर्ट ओवेन, चार्ल्स फोरियर एंड हेनरी डी सेंट साइमन। ओके, यूटोपिया, you already know what it means. Okay, something impractical to achieve, जहाँ पे absolute equality है and all. अगर मार्क्सिज्म को आप देखेंगे तो उसका भी जो एंड रिजल्ट है वो यूटोपियन ही है। इट्स नॉट लाइक कि पूरी दुनिया में आज तक कहीं पर ट्रू मार्क्सिस्ट स्टेट कभी इस्टेब्लिश हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं होगा, बिकॉज दैट इज़ नॉट देयर इन ह्यूमन नेचर। अभी मेजर डिफरेंस क्या है यूटोपियन सोशलिज्म में और मार्क्स के सोशलिज्म में? गाइज प्लीज़ पे अटेंशन हेयर।
यूटोपियन सोशलिज्म में जो फिलोसोफर्स रहे हैं उन्होंने कहा है कि ह्यूमन बिहेवियर इज़ चेंजेबल। अगर आप ह्यूमन कॉन्शियस को अपील करते हो तो वो लोग बदल सकते हैं। सोसाइटी में जो डिफरेंसेस हैं, जो अमीर और गरीब का जो ये गैप है, इसको आप कम कर सकते हो बाय अपीलिंग टू द कॉन्शियस ऑफ द रिच पीपल। ठीक है, लेकिन मार्क्स का जो सोशलिज्म है या कम्युनिज्म है, उसमें मार्क्स कहता है कि द रिच पीपल दे विल नॉट हैव अ कॉन्शियंस, दे विल नॉट विलिंगली शेयर देयर प्रॉपर्टी। तो गरीबों को किस चीज़ की ज़रूरत है? गरीबों को हथियार उठाने की ज़रूरत है। मार्क्सिज्म में कहा गया है कि देयर मस्ट बी अ रेवोल्यूशन टू ओवरथ्रो, एंड पावर जो है उसको बुर्जुआ क्लास से छीनकर किसके पास लेकर आना है? प्रोलेटेरिएट के पास लेकर आना है। प्रोलेटेरिएट आपकी होती है वर्किंग क्लास, बुर्जुआ जो होती है वो आपकी कैपिटल क्लास है, जिसके पास पैसे होते हैं या जो प्रोड्यूसर्स होते हैं इकोनॉमी में, उसे आप बुर्जुआ क्लास कह सकते हैं। ठीक है, आज की डेट में बुर्जुआ क्लास इज़ मोर लाइक आई वुड से अपर मिडिल क्लास। ओके, तो ये बेसिक डिफरेंस है। सो यूटोपियन सोशलिज्म इज़ अबाउट अपीलिंग टू ह्यूमन कॉन्शियस, एंड Marxist communism or socialism is about overthrowing the bourgeois class and grabbing the power, because that is the only way equality can be established according to Marx. But yes, this equality will not be established instantly. There will be a transition period, और वो जो transition period है उसको lower stage of communism कहा जाता है। See the content with the perspective of examination. Okay, देखिए गाइज, एक फंडामेंटल ट्रूथ है, या फिर आप उसको कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज़ विटनेस टू इट। अमीरों ने गरीबों का हमेशा से शोषण किया है, एक्सप्लॉयटेशन किया है। एक्सेप्शंस कैन बी देयर, ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि सभी अमीरों ने सभी गरीबों का शोषण किया है, बट अगर मेजॉरिटी काउंट की जाए देन यस, दिस थिंग हैज़ टेकन प्लेस। तो सोशलिज्म और कम्युनिज्म बेसिकली वो इकोनॉमिक फिलॉसफीज़ हैं जिनको इस शोषण से डील करने के लिए, या जो चैलेंजेस इस एक्सप्लॉयटेशन ने थ्रो किए थे, उन चैलेंजेस से डील करने के लिए क्रिएट किया गया था। हमारा जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इस कैपिटलिस्ट सिस्टम का एक सिग्नेचर या फिर आप ट्रेडमार्क कह सकते हैं कि द रिच बिकम्स रिचर एंड द पुअर बिकम्स पुअरर। ये आपने कई बार सुना होगा। तो ये जो पुअर और रिच के बीच का जो गैप है, इसको रिड्यूस करने के लिए, चैलेंजेस को फिक्स करने के लिए सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म जैसी आइडियोलॉजीज़ को प्रोपाउंड किया गया। ये जो शोषण है ये कोई नई चीज़ नहीं है, हो तो ये सदियों से रहा था, बट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म हम प्राइमरीली 18th एंड 19th सेंचुरी से रिलेट करते हैं, उससे पहले हम रिलेट नहीं करते। बिकॉज ये जो गैप है अमीर और गरीब का, ये बहुत लार्ज स्केल पर इंक्रीज़ हुआ 18th एंड 19th सेंचुरी में, और उसका प्राइमरी कॉज था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। प्लीज़ रिमेंबर इट। इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से, जो कि इंग्लैंड से शुरू हुआ और उसके बाद पूरे देश में धीरे धीरे एक कैस्केडिंग इफेक्ट के साथ इंक्रीज़ हुआ, इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सोशलिज्म और कम्युनिज्म, जो कि एक आई वुड से न्यू सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर इस्टेब्लिश करना चाहते थे, उसकी इमर्जेंस आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, यूटोपियन सोशलिज्म ये मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, कौन कौन से थे, नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, दिस थिंग आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। एंड ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कम्युनिज्म इज ऑफन कॉल्ड रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। प्लीज़ अंडरस्टैंड इट केयरफुली। कम्युनिज्म हमेशा कहता है कि अगर पावर को ग्रैब करना है तो अमीर लोग या जिसके पास पावर है वो कभी पीसफुली, प्यार से अपनी गद्दी आपको नहीं देगा, पावर नहीं सौंपेगा। उसके लिए रेवोल्यूशन होना ज़रूरी है, मासेस का अवेकन होना ज़रूरी है, वायलेंट होना ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड, दिस कम्युनिज्म इज़ कॉल्ड, और ऑफन इट इज़ कॉल्ड
रेवोल्यूशनरी सोशलिज्म। अब एक चीज़ देखिए, अगर आप यहाँ से रेवोल्यूशन को हटा दें, राइट, तो एक डिफरेंस जो है वो सीधा सीधा नज़र आ जाता है, और वही चीज़ हमें आगे देखनी है। ओके, कम्युनिज्म के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो कि नामुमकिन है। आज तक किसी भी कंट्री में ऐसा नहीं हुआ है कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को कम्प्लीटली अबॉलिश कर दिया जाए। एग्जाम्पल्स अगर देखें, टिपिकल एग्जाम्पल्स कम्युनिस्ट गवर्नमेंट के, तो नॉर्थ कोरिया एग्जाम्पल है, क्यूबा एग्जाम्पल है, चाइना भी कम्युनिस्ट ही है, लेकिन वहाँ पर प्राइवेट प्रॉपर्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है, पहले भी एग्जिस्ट करती थी। तो कम्युनिज्म का पहला कैरेक्टरिस्टिक, कंप्लीट अबॉलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, विच इज़ बिट एक्सट्रीम। क्लासलेस सोसाइटी, नॉट पॉसिबल। हमेशा इंटेलेक्चुअल क्लास, लेबर क्लास, मैनुअल लेबर, इंटेलेक्चुअल लेबर, इसमें डिफरेंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ईच पर्सन रिसीव्स व्हाट ही नीड्स, यहाँ पर ये सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं, फाइनल स्टेज की बात कर रहे हैं। कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी बहुत रिजिड है, एंड यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है जो इकोनॉमिक प्रोडक्शन के सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल कर सके और लोगों को उनकी जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, चाहे वो घर से रिलेटेड है, रोटी कपड़ा मकान, बेसिक मेडिकल हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये है टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के। तो अगर आपको कम्युनिस्ट के बारे में लिखना है तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट यू विल हैव टू मेंशन। बट नोट आप पढ़ सकते हैं कि कोई भी स्टेट आज तक ट्रूली कम्युनिस्ट नहीं बना है, बिकॉज इट इज़ अगेन अ यूटोपियन थिंग, वी कैन नॉट अचीव इट। सोशलिज्म की बात करें तो सोशलिज्म इज़ लाइक कि प्राइवेट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, बट इट इज़ एग्जिस्टिंग एट प्राइमरी लेवल। इसका सरल भाषा में मतलब ये होगा कि छोटी चीज़ों के लिए घर आप ओन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत लैंड आप ओन कर सकते हैं, लेकिन जो मीन्स ऑफ जनरेटिंग वेल्थ हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जहाँ से बल्क में पैसा क्रिएट होता है इकोनॉमी के लिए, देश के लिए, वो आप ओन नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ सरकार ओन करेगी। जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में, तो उसके बाद उन्होंने कौन सा मॉडल फॉलो करने की कोशिश की थी? मिक्स्ड इकोनॉमी उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की थी, जिसमें सोशलिज्म एक डोमिनेंट एस्पेक्ट था। उस टाइम पर जितनी भी मेजर इंडस्ट्रीज़ थीं वो सारी की सारी सरकार के कंट्रोल में थी। आज के डेट में प्राइवेटाइजेशन को इनकरेज किया जाता है, लेकिन सोशलिज्म में प्राइवेटाइजेशन एग्जिस्ट करता है बट उसे एनकरेज नहीं किया जा सकता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर यह है कि सोशलिज्म एस्टैब्लिश करने के लिए आपको वायलेंट रेवोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, इसे आप पॉलिटिकल वे में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आई विल टेल यू वन मोर थिंग कि दो फेमस फिलोसोफर्स के नाम हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आप याद रखें। एक हैं आपके एडवर्ड बर्नस्टाइन, और ये जर्मन फिलोसोफर थे, और एक हैं आपके कार्ल काउत्स्की, ये ऑस्ट्रियन थे ओरिजिन से। इन दोनों ने कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है उसमें कुछ ऑल्ट्रेशंस किए। इन्होंने कहा कि अगर सोशलिज्म एस्टैब्लिश ही करना है तो उसके लिए झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए वायलेंस करने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट उसके लिए आप एक पॉलिटिकल पार्टी बना सकते हैं, और ये जो पॉलिटिकल पार्टी है इसमें अगर जनता आपके साथ है, एंड इफ़ यू आर रियली दैट मच पॉपुलर, देन पीपल वुड सपोर्ट यू, एंड इंस्टेड ऑफ राइजिंग अप इन आर्म्स you should go through the political channel, because that would represent the true voice of the majority of people. So इन दोनों ने कहीं ना कहीं जो सोशलिज्म है उसको सही मायनों में आई वुड से प्रेजेंट किया है। हैंस जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का फॉर्मेशन होता है वो किसकी आइडियोलॉजी से इंस्पायर्ड है? सोशलिज्म बाय एडवर्ड बर्नस्टाइन एंड कार्ल क्लाउत्स्की।
नाउ अब एक और ब्रांच सोशलिज्म की सामने आई है विच इज़ कॉल्ड डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, आई गेस इट इज़ क्वाइट सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड. यहाँ पे जो सरकार है, जो गवर्नमेंट है, उसको डेमोक्रेटिक वे में इलेक्ट करना है. इनफैक्ट इसका जो असेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है कि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन बहुत ज़रूरी है लोगों की लाइफ में. इट इज़ एक्सट्रीमली नेसेसरी. बट गवर्नमेंट कुछ सेलेक्टेड चीज़ों में इंटरवीन करेगी और कुछ चीज़ों में इंटरवीन नहीं करेगी. सो यू कैन से कि गवर्नमेंट का पॉजिटिव इंटरवेंशन अगर होता है एक वेलफेयर स्टेट एस्टैब्लिश करने के लिए, तो एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी और एक सोशलिस्ट सोसाइटी दोनों साइड बाय साइड एग्जिस्ट कर सकती हैं कंप्लीट हार्मनी में. एक वेल बैलेंस्ड सिचुएशन क्रिएट हो सकती है. एग्जाम्पल के तौर पे कोई सरकार अगर कमिटेड है लेबर रिफॉर्म्स करने के लिए, प्रो यूनियन पॉलिसीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ में फ्री एजुकेशन के लिए, यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसा कि आजकल भारत में किया भी जा रहा है, फेयर टैक्सेशन होना चाहिए मिडिल क्लास के लिए, जो वेल्दीएस्ट पीपल हैं या जो कॉरपोरेशंस हैं उनके ऊपर हायर टैक्सेस होने चाहिए ताकि उससे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स को फंड किया जा सके. सो अगर ये बैलेंस करके कोई देश एक मॉडल अडॉप्ट कर रहा है तो उस मॉडल को डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं. आज के डेट में इंडिया का अगर आप मॉडल देखेंगे, सो दिस मॉडल perfectly fits in democratic socialist category. So at the end, I hope that now you understand what is the basic difference between communism and socialism. Thank you guys. Thank you so much.